अब इसके बाद 10th पॉइंट आया एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। अब मैं इसको आपको टैली कराऊंगा विद प्रोविजो। 2 पॉइंट बाकी है, प्रोविजो बाकी है, एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज बाकी। इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, दोनों का डिफरेंस समझते हैं। पहले ना अपना थोड़ा बेसिक लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं उसको टेक्निकल करूंगा। डायरेक्टली ऐसे टेक्निकल एग्जाम्पल पे नहीं जा रहा हूँ। लैंग्वेज देखो एक बार, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज बोलता क्या है? द पर्पस ऑफ एडिंग एन एक्सेप्शन टू एन एनेक्टमेंट इज एग्जेम्प्टिंग समथिंग विच वुड अदरवाइज फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द मेन प्रोविजन। जिसके ऊपर रूल अप्लाई होता है उसको एग्जेम्प्ट कर देना कि चल भाई तू रूल फॉलो मत कर, चलेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल अपने लेवल पे, अपना स्कूल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप स्कूल में जाते थे, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे डेली? 8। रिसेस के पहले 4, रिसेस के बाद 4, है ना। अभी कितने पढ़ते हो? 3। तो भी भारी पढ़ रहे हैं, है ना। तो पोटेंशियल है अपनी, 8 सब्जेक्ट का बोझ उठा चुके हैं अपने, अभी तो 3 ही पढ़ने अपने को। तो 8 सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे थे तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कंपलसरी होते थे, पढ़ने ही पढ़ने। जैसे एक तो मैथ्स हो गया, काश ऑप्शनल होता, है ना। तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, आपका सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ जो भी आप बोलो, ये सब मेन 4 सब्जेक्ट्स थे तो कंपलसरी है। बाकी भी कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे, कुछ लैंग्वेज वाले ऑप्शनल होते थे। एक तो आपको कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में ऑप्शन आ जाता था, तो अपने फिजिकल एजुकेशन लेके सेफ हो जाते थे, इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसमें खाली खेलना कूदना है, गेम्स पीरियड एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जाम में भी कुछ नहीं, योगा के 2-4 आसन पूछ लेंगे, शवासन अपना फेवरेट है वो अपन कर लेंगे, हाँ टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत वाला आसन है, आलसियों का योगा वही होता है, शवासन, आराम से लेटे रहो, कुछ नहीं करना है उसमें। ठीक है, तो ये सब मेहनत अपन ने कर ली उसमें। अच्छा, फिर लैंग्वेज में हिंदी, गुजराती, संस्कृत ये सब ऑप्शन में रहता था, कोई एक आपको कंपलसरी होगा, कोई ऑप्शनल रहेगा, वैसा है। अब मेन पॉइंट ये है कि मैथ्स और साइंस है, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अच्छा, इसका लेक्चर अटेंड ना करना हो, इसका कोई जुगाड़ है आपके पास? स्कूल में कुछ होता था जुगाड़, इस लेक्चर से कैसे बचे? हाँ, बीमार हो गए, पर वो कितने दिन चलेगा? और कोई रीज़न? होमवर्क नहीं करने का बाहर निकाल देंगे, है ना। ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन टीचर्स का, मतलब इतने बड़े हो गए इनको समझ ही नहीं आया, कोई बच्चा क्लास के बाहर जाके दुखी नहीं है। पनिश करना है तो बाहर क्यों निकाल रहे हो? 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाओ, कल से देखो होमवर्क नहीं करके आए तो, क्योंकि उसको टॉर्चर लगेगा, 1 घंटा और पढ़ना पड़ा, इससे तो घर पे काम कर लेता। लेकिन आप जब बच्चों को क्लास के बाहर निकाल देते हो, वो एंजॉय कर रहा है, उसको शर्म खाली 5 मिनट आती है। जब वो क्लास से बाहर जा रहा होता है ना, सब उसको घूर रहे होते हैं, तब उसको ऐसे, और देखो क्या होता है ना, वैसे इतनी शर्म होती नहीं है, बट क्लास में जितने लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपन चाहते हैं कि जिनकी नज़रों में अपनी इंप्रेशन खराब ना हो, है ना, बस उनके लिए बुरा लग रहा होता है। बाकी 80% तो अपने को जानते हैं, लेकिन जो 2-4 होते हैं ना जिनके साथ ऐसा थोड़ा कि भाई इनके सामने इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए, हाँ, तो उनके सामने थोड़ी शर्म आ रही होती है। वो भी क्लास के बाहर जाने थे, एक बार बाहर खड़े हैं, फिर तो क्लास वाले अपना क्लास में बिजी हो गए, 2-5 मिनट के बाद लगता है ठीक है यार, ये तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो टीचर्स को रियलाइज़ नहीं होता कि क्लास के बाहर निकालना पनिशमेंट नहीं है, वो तो आपने बोनस दे दिया, ये तो आदत बिगड़ेगी। अब इसका जब मूड नहीं होगा लेक्चर अटेंड करने का, जान के होमवर्क करके नहीं आएगा, तो उल्टा होना चाहिए। बट चलो जो भी सिचुएशन है, अब ये तो एक ऑप्शन है कि होमवर्क नहीं करके आए, और कोई लीगल ऑप्शन जिसमें इज्जत भी बची रहे, उल्टा आपकी वैल्यू और बढ़ जाए, और कोई तरीका ढूंढो लेक्चर बंक करने का, जहाँ पे ऐसा, ये तो पेनल्टी हो गई ना, पेनल्टी ना लगे, है एक और रास्ता है यार। स्पोर्ट्स, ड्रामा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सुन लो यहाँ सुन लो, एग्जाम्पल में मेरे साथ रहना तो मज़ा आएगा। अब ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ड्रामा, म्यूज़िक, इसमें आपको ना कोई इंटरेस्ट है ना आपका कोई टैलेंट है, वो आपको ही मालूम है, लेकिन यही एक रास्ता है क्लास से बाहर निकलने का। स्पोर्ट्स सर के साथ सेटिंग हो जाती है, किए कभी ऐसा? मैं तो किया, हम लोग ऐसे ही करते थे स्पोर्ट्स में। हाँ, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते इसलिए थे, स्पोर्ट्स वाले सर से दोस्ती हो जाती थी, फिर उनको हमें ना लिस्ट देते थे कि सर ये सबको टीम में रखना है, आप फर्स्ट लेक्चर में हमको बाहर निकाल लेना। बोले कोई बात नहीं, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, स्पोर्ट्स वाले टीचर कहाँ पढ़ाई की हुई, तभी तो स्पोर्ट्स टीचर बने थे, वो सीधी बात है। मैथ साइंस नहीं पढ़ी उन्होंने, वो समझते हैं अपनी सिचुएशन। तो सुबह सुबह क्या है ना, उनको पहले ही बता दिया होता, लिस्ट आ जाती थी कि बोले ये सब लड़कों को भेज दो, क्रिकेट टूर्नामेंट है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, इसकी प्रैक्टिस करानी है। अब ये वही है जिनका नाम पहले से दे रखा है, ये होमवर्क करके आए नहीं, अपने को क्लास में बैठना नहीं है। अब लेक्चर अटेंड ना करने का एक लीगल बहाना आपको मिल गया। अब वो मैथ्स वाले टीचर आपको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई सर ने बोला है, वहाँ से लिस्ट आई है, आप सिलेक्ट हो गए हो। अब देखो, अब जब क्लास से बाहर जा रहे हो तो इज्जत खराब नहीं हो रही है, अब जिनकी आंखों में इज्जत बचानी थी उल्टा बढ़ गई है। यार तो स्पोर्ट्स खेलता, अच्छा ही खेलता होगा, चलो देखेंगे, मैच वैच खेलने जाएगा तो देखेंगे और क्या, पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये आप लीगली क्लास से बाहर निकल गए। अब पॉइंट ये है कि मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना वैसे तो मैंडेटरी था ना, कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको क्लास टीचर ने एग्जेम्प्ट कर दिया कि चलो नहीं अटेंड करोगे तो चलेगा। बात समझ आई? तो जो कानून आप पे एप्लीकेबल था वैसे एप्लीकेबल है, बट आपको स्पेशल परमिशन दे दी कि आप फॉलो नहीं करोगे तो इट इज़ ओके। अच्छा, नहीं परमिशन देते तो कभी कभी टीचर स्मार्ट निकलते, बोले तुम लोग के बहाने रोज के होमवर्क करके, एक काम करो होमवर्क दिखाओ फिर जाओ,
बस ये पूछ लिया, खत्म हो गया काम। जिसने होमवर्क नहीं किया वो नहीं जाएगा। होमवर्क तो करना है ना भाई, लेक्चर अटेंड नहीं करोगे चलेगा, सम्स करके लाए हो, बोले नहीं सर नहीं किए, और ना बोल दिया, बोले नहीं भेजूंगा, ये लोग नहीं आएंगे, बात खत्म। अब अटेंड करना पड़ेगा। तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन पे था कि वो आपको एग्जाम्शन देते हैं कि नहीं देते। बात समझ आई? ये एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज में सेम बात बोली है। अब वही सेंटेंस वापस पढ़ो जो मैंने बोला, उससे रिलेट हो रहा है। बोलो, यही सिचुएशन है, ऐसे ही होता। अब समझ आया पॉइंट क्या है कि कानून जो आपके ऊपर अप्लाई होता है उससे आपको माफ़ कर दिया कि चलो वैसे एप्लीकेबल है बट हम रिलीफ दे रहे हैं कि मत फॉलो करो, चलेगा, इट इज़ ओके। तो दिस इज एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। अब जो बचा है प्रोविज़ो। प्रोविज़ो इससे थोड़ा सा अलग है। अब प्रोविज़ो में ऐसा है कि आपने जो लैंग्वेज का ऑप्शन था वो हिंदी, गुजराती, संस्कृत वाला, तो एक हिंदी और संस्कृत में ऑप्शन था। हमारी स्कूल में तो वही था, आपके टाइम में पता नहीं क्या अभी चल रहा होगा। तो हिंदी संस्कृत था। अब आपने सपोज़ हिंदी का सब्जेक्ट ऑफ कर लिया, संस्कृत वाला नहीं किया। अब संस्कृत का लेक्चर है तो टीचर आपको बिठा सकते हैं लेक्चर में, कंपलसरी बैठना ही पड़ेगा मेरे ऑर्डर से, आप सुनोगे? बोले नहीं समझ आती तभी तो नहीं ली। अब बैठेंगे तो क्या समझ में आएगा? जो हिंदी आती है वो भी भूल जाएंगे। हम, हमारे लिए मैंडेटरी है ही नहीं अप्लाई करना, हम नहीं बैठेंगे क्लास में। आप प्रिंसिपल को बुलाना है बुला लो, मैं तो क्लास अटेंड नहीं करूँगा। क्यों? वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। बात समझ आ गई? तो ये जो रूल है कि संस्कृत का लेक्चर और सबको बैठना है, क्या वो रूल आप पे एप्लीकेबल है? क्या फॉलो करना मैंडेटरी है? नहीं। बोलेंगे तो भी नहीं करेंगे। प्रोविज़ो वो वाली चीज़ है। अब बाकी बच्चे, आपने हिंदी लिया है पर जिन्होंने संस्कृत लिया उनको तो वो बोलेंगे नहीं हम भी नहीं अटेंड करेंगे। बोले रुको अभी प्रिंसिपल आ ही रहे ना, इसने बुलाया है, तुम्हारी बात भी साथ में ही कर लेते हैं। तो आपको तो बैठना ही पड़ेगा। तो वो एक अलग सिचुएशन। प्रोविज़ो में मेरा बोलने का मतलब ये है, अरे यार बातें मत करो तुम, लास्ट में सुना ही देता है, यहाँ तक मत बात करो। प्रोविज़ो का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि ये रूल आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आपको फॉलो करने के लिए बोला नहीं जा सकता। बट इसका मतलब नहीं कि रूल नहीं है, दिस इज अ जनरल रूल, बट यू आर एन एक्सेप्शन। आप पे रूल अप्लाई नहीं होता है तो नहीं अप्लाई होता है तो मत फॉलो करो। तो सेविंग क्लॉज में और प्रोविज़ो में फ़र्क है। सेविंग क्लॉज में ये बोला था कि रूल आप पे एप्लीकेबल है बट आपको स्पेशली एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, माफ़ किया जा रहा है कि मत फॉलो करो, रिलीफ दिया गया। बट वैसे तो आपको फॉलो करना चाहिए था। जैसे मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना मैंडेटरी था, ये तो आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो चलो आपको जाने दिया। लेकिन हिंदी संस्कृत वाले में ऐसा हो गया ना कि जिसका जो सब्जेक्ट है वही अटेंड करेगा, दूसरा स्टूडेंट जिसने दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि उसको बैठना ही पड़ेगा। वो इस रूल से बाहर हो गया, उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं। आया समझ में? क्लियर है? बस तो ये दो पॉइंट्स है। प्रोविज़ो की लैंग्वेज पढ़ लो, उन्होंने क्या बोला, कैसे उसको एक्सप्लेन किया। अ प्रोविज़ो इज एडेड टू एन एनेक्टमेंट टू क्वालिफाई और क्रिएट एन एक्सेप्शन टू वॉट इज इन द एनेक्टमेंट एंड ऑर्डिनरीली अ प्रोविज़ो इज नॉट इंटरप्रिटेड एज स्टेटिंग अ जनरल रूल। जनरल रूल देखो अपनी जगह गलत नहीं है। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लो, थोड़ा कम रिलेट होगा बिकॉज अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। साइंस में अपने केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन सिखाते थे, इसमें ना वो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटेन, पता नहीं क्या क्या होता था। 9th स्टैंडर्ड में बड़ा टॉर्चर था ये, पर झेलना पड़ता था। 10th तक थोड़ा बहुत आया, फिर 11th से तो अपन ने लाइन ही बदल ली कि उस तरफ देखना ही नहीं है। मैथ्स और साइंस जो खड्डे में जाता है जाए, कभी नज़र नहीं आना चाहिए दोबारा, इसलिए अपन कॉमर्स में आ गए। आते ही कैलकुलेटर पकड़ा दिया, अकाउंट्स करो, बोले मैथ्स पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बट चलो केमिस्ट्री से जान बच गई, अब अपन केमिस्ट्री कहीं और लगा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। हाँ, कॉमर्स वाले भी केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। हाँ ठीक है, बॉन्ड केमिस्ट्री सब आता ही है, वो पीछा नहीं छोड़ता है। अब ध्यान दो, अब ये जो केमिकल रिएक्शंस की अपन बात करते थे उसमें पता है कुछ रूल्स होते थे कि आप इस एलिमेंट को इसके साथ मिक्स करोगे तो ये कंपाउंड बनेगा। तो वो रूल फिर सबके ऊपर अप्लाई होता था। बोले इथाइल के बदले प्रोपाइल ले लोगे तो ये चेंज आ जाएगा, ब्यूटाइल ले लोगे तो भी हो जाएगा, ये रिएक्शन सब पे काम करता है। बट फिर उसमें आता था कि ये एक एलिमेंट है ना, ये थोड़ा ढीट है, ये इसके साथ मिक्स करोगे ये रिएक्शन नहीं देगा, ये कुछ और ही करेगा, एक्सेप्शन। तो बोला है जनरल रूल अपनी जगह सही है। वो जो आपका पीरियोडिक टेबल नहीं होता था, रटा है कभी आपने, दीवार पे चिपका चिपका के, है अलग अलग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते थे। तो वो एलिमेंट्स में से बोला कि 25-30 एलिमेंट जो भी है ना, इसमें से सारे रिएक्ट करते हैं, ये एक नहीं करता है। तो जनरल रूल जो हमने बनाया है वो सब पे अप्लाई हो रहा है, रूल है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, उस टाइप की बात हो गई। तो प्रोविज़ो में यही हो रहा है कि जनरल रूल अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन हमारी सिचुएशन में हम पे ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम एक्सेप्शन में आ गए। ठीक है, पता चला। अब जब एक्ट पढ़ते हो ना आप, तो आपको ना स्पेसिफिक वर्ड्स दिखते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो वो प्रोविज़ो है। अब उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड जो है दैट इज़ प्रोवाइडेड दैट, ये आपको बहुत जगह अपने नोट्स में ही दिख जाएगा, प्रोवाइडेड दैट। फिर एक आता है हाउएवर, एक आता है एक्सेप्ट, एक आता है अनलेस। ये सब जो वर्ड्स है ना, ये उन पॉइंट्स पे लिखे होते हैं जो प्रोविज़ो में आते हैं। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल याद कराता हूँ। अपन पढ़ रहे थे लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन नंबर 8, उसमें बात हो रही थी वो टाइम एक्सटेंशन वाली,
कि अगर कोई लीगली डिसेबल्ड है तो क्या होगा। तो सेक्शन 8 में मैंने आपको पहले बोला कि 3 साल आपको मिलते हैं डिसेबिलिटी ठीक होने के बाद, ये जनरल प्रोविज़न है, जनरल रूल। बट फिर आ गया हाउएवर कि अगर ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड आपका ज़्यादा है तो फिर वो वाला फॉलो होगा, है ना। तो एक्सेप्शन हो गया ना, तो ये हाउएवर वाली कंडीशन थी। इस टाइप के प्रोविजोज हर सेक्शन में इफ़ एंड देन वाली कंडीशन में लिखे ही होते हैं। तो कंपनी लॉ में बहुत बार मिलेंगे, जनरल लॉ में बहुत बार मिलेंगे, जहाँ पे भी ये वर्ड्स दिखेंगे ना, ये 3 एटलीस्ट आप समझ जाना दैट इज़ अ प्रोविजो। पता चला ये, ठीक है।